गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 6 से 12 तक। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग इसमें से प्रैक्टिस सेट जो देख चुके हैं, यानी 5 तक जो है प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे वो 6 प्रैक्टिस सेट नंबर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो है इतिहास का जो 4 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ये फुल डिस्कशन के साथ हम लोग जो है देख चुके हैं। ठीक है, अब भूगोल का भी एक सेट स्टार्ट कर चुके हैं, यानी 6वां जो नंबर आज जो स्टार्ट करेंगे, यानी भूगोल का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 6। आइए इसमें देखते हैं कि ये कौन कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक है, 3 to 6 चैप्टर, यानी एनसीईआरटी क्लास 8 के जो है 3 to 5th चैप्टर दिया हुआ, 3 to 5th चैप्टर। ठीक है, क्लास 9th का ऑल चैप्टर है, क्लास 9th का ऑल चैप्टर है, और क्लास 10th का जो है 1 to 4 चैप्टर है, क्लास 10th का 1 to 4 चैप्टर है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका आ जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। सन 1889 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर जो दूरी है वो कम हो गई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है, और इसमें क्या सत्य कथन चुनना है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो सन 1889 दिया है तो ये तो गलत हो गया। स्वेज नहर जो खुला था आपको 1869 में, ध्यान रखेंगे 1869 में जो है स्वेज नहर जो है खुल गया था 1869 में। ठीक है, और भारत और यूरोप के बीच दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेकिन इसके कारण से जो है पहला ऑप्शन जो है आपका असत्य है। आइए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो ये भी जो है आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देशांतरीय विस्तार दे दिया है, जबकि ये अक्षांशीय विस्तार होना चाहिए। ठीक है, और पूर्व में होना चाहिए। तो ये देशांतरीय विस्तार इतना नहीं है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ध्यान रखेंगे देशांतरीय विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 95, ठीक है, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में है। ये देशांतरीय विस्तार है, ये अक्षांश विस्तार दे दिया है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो ध्यान रखेंगे 6, 7, 8 बीच में 1 जोड़ देंगे, 6, 7, 8 ये जो है आपका पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट, इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार भी क्या होता है। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार, और 37 डिग्री से 6 मिनट। तो इसको कैसे याद करेंगे, 4 दूना के 8। ठीक है, और इसको 3 दूना के 6 प्लस 1 जोड़ देंगे 7, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो यानी ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। यानी तीसरा देख लेते हैं, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो 6ठा नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी सबसे जो बड़ा देश है वो जो है रूस है। रूस के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद आपका आ जाएगा चीन, और चीन के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आ जाएगा, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कोई भी कथन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करें। उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर, जबकि तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ती है या मिलती है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान की सीमा, तो ये जो है आपका उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर से
और तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से जुड़ती है। तो तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से जुड़ती तो है, और उज़्बेकिस्तान की सीमा जो है अरल सागर से भी लगी हुई है। लेकिन इसको अगर देखेंगे, उज़्बेकिस्तान को देखेंगे मैप में, तो आपको जो है काजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे ही अरल सागर है। ध्यान रखेंगे, काजिकिस्तान यानी इधर जो है आपको उज़्बेकिस्तान हो जाएगा, उज़्बेकिस्तान इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, काजिकिस्तान हो जाएगा, और यहीं पे जो है अरल सागर है। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से जुड़ती है, तो सही बोला है। कैस्पियन सागर से जुड़ने वाले जो देश हैं जिनकी सीमा लगती है वो 5 देश हैं, ये भी याद रख लें। वो 5 कौन कौन सा देश हैं, तो तुर्कमेनिस्तान है, पहले तो तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद जो है काजाकिस्तान है, उसके बाद रूस, अजरबैजान और ईरान है, जो कैस्पियन सागर से इनका जो है तटवर्तीय सीमा लगता है। ठीक है, और अरल सागर जो है, अरल सागर आपको जो है काजाकिस्तान और दक्षिणी में उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, अरल सागर उत्तर में काजाकिस्तान और दक्षिण में क्या है, उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन अगर देखा जाए तो एक तरह से सही ही है। ठीक है, क्योंकि कैस्पियन सागर की सीमा जो है, कैस्पियन सागर की सीमा, ठीक है, कैस्पियन सागर की सीमा आपको तुर्कमेनिस्तान से लग रहा है, तुर्कमेनिस्तान से लग रहा है, और उज़्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर से लग रहा है, दोनों की सीमा लग रहा है। लेकिन उत्तर अगर देखा जाए तो उत्तर थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा यहाँ पे। आइए इससे पहले दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इथोपिया की सीमा केनिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जुबीत, युगांडा, दक्षिणी सूडान से जुड़ती है। तो इथोपिया की जो सीमा है केनिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जुबीता, युगांडा और दक्षिणी सूडान से जुड़ती है। तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। आप देख सकते हैं लाल सागर के बॉर्डर पे ही इथोपिया है। ठीक है, और इथोपिया को लाल सागर से जो घिरा हुआ देश है वो ये है आपको इरिट्रिया है। ठीक है, उसके बाद जुबीती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत आपको बुक में दे रहा है, तो ये जो है आंसर में आपका केवल 2 सही हो जाएगा, आंसर में केवल 2 सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कैस्पियन सागर से 5 देश लगते हैं, जिसमें से तुर्कमेनिस्तान भी है, और उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे ही अरल सागर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही युग में चुने। ठीक है, तो माहे में जो है पुडुचेरी का ही क्षेत्र है, माहे पुडुचेरी का क्षेत्र, लेकिन केरल में आता है। माहे जो कहाँ पे आता है, केरल में आता है, पुडुचेरी का ही क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। कारिकल भी जो है पुडुचेरी का ही क्षेत्र है, लेकिन ये तमिलनाडु में आता है। उसके बाद जो है यानम दिया है, तो ये भी पुडुचेरी का क्षेत्र है, और ये जो है आपको माहे जो है केरल हो गया, माहे जो है केरल हो गया, कारिकल तमिलनाडु हो गया, एनम हो गया आपका आंध्र प्रदेश, जो पुडुचेरी का क्षेत्र है। यानी इसका जो ऑप्शन जो है इसमें क्या चुनना है, सही युग में चुने। तो एनम जो है आंध्र प्रदेश है, तो इसका ये एनम जो है सही है, यानी केवल डी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कथनों पर विचार करें। हिमालय की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो पूरब से पश्चिम दिया है, तो ध्यान रखेंगे पूरब की तरफ हिमालय की चौड़ाई जो है सबसे जो है चौड़ा है, वो है आपका पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर सबसे जो चौड़ाई है इसका बड़ा है, और पूरब की ओर जो है कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पश्चिम की ओर जो है चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, और पूरब की तरफ जो है कम है। तो आइए हिमालय के बारे में जानते हैं। तो हिमालय विश्व की सबसे जो है ऊंचा पर्वत श्रेणी है, और यह एक अत्यधिक जो है लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में जो है एक अर्धवृत्ताकार का निर्माण करता है। तो हिमालय की जो है लंबाई लगभग जो है 2400 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे इसकी चौड़ाई कश्मीर में जो है 400 किलोमीटर है। और
अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, तो यानी पश्चिम में जो है चौड़ाई कितना है 400 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे 400 किलोमीटर। और पूरब में कितना है, तो पूरब में जो है आपको 150 किलोमीटर है, यानी अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना हुआ है। तो महान हिमालय का क्रोड जो है बेसाल्ट का नहीं बना हुआ है, ये क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। ध्यान रखेंगे ये क्रोड जो है किसका बना हुआ है, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो दोनों ऑप्शन जो है आपको इसमें जो है गलत हो गया है, यानी इसका जो है क्या करना है, तो इसमें असत्य कथन चुनना है। तो दोनों असत्य है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथनों पर विचार करें। निम्न हिमालय तथा शिवालिका के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है, दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो सही है, दून के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है शिवालिका श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच स्थित है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ध्यान रखेंगे शिवालिका श्रेणी की चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तो है, 10 से 50 किलोमीटर तो है, चौड़ाई कितना है 10 से 50 किलोमीटर है, लेकिन ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर दिया है, ये गलत है। ये जो है ऊंचाई जो है आपका, इसकी ऊंचाई कितना है, तो ध्यान रखेंगे ऊंचाई जो है आपका 900 से लेकर के आपको 1100 किलोमीटर 1100 मीटर 1100 मीटर। ठीक है, 1100 मीटर। तो ये क्या है, ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है केवल 1 सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। कंचनजुंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति भारत में है। कंचनजुंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति क्या है, जो है भारत में है। तो ठीक है, इसमें क्या देखना, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। ध्यान रखेंगे कंचनजुंगा जो है ये तो भारत में है, लेकिन अन्नपूर्णा दिया हुआ है तो ये नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गुरिल्ला मधानता शिखर नेपाल में, जबकि नागा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है, भारत में अवस्थित है। तो ये ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन जो है सही है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही कथन चुनना है तो केवल 2 सही है, इसका केवल 2 हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन कौन प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, निम्न में कौन कौन प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। पहला ऑप्शन है कार्बो एंगलोंग पठार, कार्बो एंगलोंग पठार सही है। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मिजो श्रेणी भी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला भी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है, तो ये चारों जो है भाग है, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मिजो श्रेणी दिया हुआ है ये थोड़ा सा जो है मुझे गड़बड़ लग रहा है। कार्बो एग्लो पठार, मेघालय पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, मिजो श्रेणी जो है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है। ध्यान रखेंगे मिजो श्रेणी जो है प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाटी का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, तो ये जो है सत्य है। पश्चिम घाटी पूर्वी घाटी की अपेक्षा कम ऊंची है। तो पश्चिम घाटी जो है पूर्वी घाटी की अपेक्षा अधिक ऊंची है, अधिक ऊंची होगा, कम नहीं है। पश्चिम घाटी पूर्वी घाटी से अधिक ऊंची है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। पश्चिम घाटी की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। तो पश्चिम घाटी की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपको बढ़ती है। तो ये जो है आपका ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है केवल 1 हो गया है, यानी केवल 1 इसमें जो है सही है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 9 नंबर जो है प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवसादी शैल एवं बलुआ पत्थर से बनी है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है अवसादी शैल एवं बलुआ पत्थर से बनी है, ठीक है। इसमें असत्य कथन चुनना है, ध्यान रखेंगे असत्य कथन। तो ये तो बिल्कुल सही है, पूर्वांचल की पहाड़ी अवसादी शैल एवं बलुआ पत्थर से बनी है, तो ये सही है। मध्य उच्च भूमि पूरब में चौड़ी लेकिन पश्चिम में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि पूरब में चौड़ी लेकिन पश्चिम में क्या है? संकीर्ण है। तो ये ऑप्शन जो है असत्य, ये ऑप्शन जो है पूरब में जो है संकीर्ण है और पश्चिम में चौड़ी है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर जो है हो जाएगा असत्य कथन। तो केवल 2 असत्य है, पहला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली है। तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है गुजरात से लेकर के जो है राजस्थान तक फैली है या दिल्ली तक फैली है, ठीक है, दिल्ली तक भी फैली है, ठीक है। तो इसमें सत्य कथन को चुनना है, सत्य कथन चुनना। तो ये तो कथन गलत हो गया, ये दिल्ली तक फैली है। अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारों में स्थित है। ये बहुत अधिक अपवर्दित श्रृंखला की पहाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो है बहुत अपवर्दित श्रृंखला खंडित की पहाड़ी हैं। ये गुजरात से लेकर के जो है दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ बहुत अधिक अपवर्दित एवं खंडित हैं, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो यानी इसका केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है, ठीक है। तो सत्य कथन चुनना है, तो ये बहुत गलत हो गया। सिंधु नदी का मैदान ढाल जो है बहुत तीव्र नहीं है। सिंधु द्रोणी का 2/3 से कुछ अधिक भाग भारत में स्थित है, तो ये भी कथन जो है गलत हो गया। यानी 11 का डी आंसर जो है सही हो जाएगा, 11 का डी सही हो जाएगा। सिंधु नदी के बारे में जान लें तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी आप लोग सब जानते हैं कि सिंधु नदी जो है यहाँ भारत के मानसरोवर झील से निकली है। मानसरोवर झील से यानी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकली है, ठीक है। ये पश्चिम की ओर बहती है। सिंधु नदी किधर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है और ये लद्दाख में प्रवेश करती है, भारत के जो है लद्दाख में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद जो है इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। या और इसकी सिंधु नदी की सहायक नदी भी आप अगर देखा जाए भारत में तो आपका झेलम हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है। ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और उसके बाद जो है दक्षिण की तरफ ये जो है बहती हुई कराची से पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। दक्षिण की तरफ बहती हुई कराची से पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है बहुत धीमा है। सिंधु नदी की मैदान का जो ढाल है ये बहुत क्या है? धीमा है, तीव्र नहीं है। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है एवं गंगा के बाईं किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो सही है, ये समानांतर क्रम में बहती है, ये भी सही है। तो सही कथनों का चयन करें तो पहला जो है, पहला यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाईं दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दाईं ओर है। फिर से एक बार इसको देखें, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ये तो बिल्कुल सही है। एवं गंगा के बाईं दिया है तो दाईं से, ध्यान रखें, गंगा अगर इधर से बह रही है तो यमुना भी इधर से ही आकर के मिलती है यहाँ पे इलाहाबाद में, ठीक है। तो
ये दाईं तरफ हो गया, क्या हो गया, दाईं तरफ, दाईं किनारे से समानांतर बहती है, दाईं किनारे से क्या होती है, समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे बाएं की दिया है ऑप्शन में, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इस की वजह से गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, और समानांतर में बहती है, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हुगली गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु है, हुगली गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये जो है गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील स्थित है, तो उत्तर में नहीं स्थित है, ध्यान रखेंगे। महानदी डेल्टा के दक्षिण में जो है चिल्का झील स्थित है, दक्षिण में चिल्का झील स्थित है। तो प्रश्न का लेवल थोड़ा बहुत ही हार्ड है, तो इसको मैप से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा, इसको एक बार और ज़रूर से ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। यहाँ पे हुगली गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी नहीं दक्षिणी बिंदु है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर में चिल्का झील स्थित है, तो उत्तर में चिल्का झील नहीं है, ये दक्षिण में जो है चिल्का झील स्थित है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में जो है चिल्का झील स्थित है। तो यानी तीनों ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। अंतिम चरण से गंगा और ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जाना जाता है। सत्य कथन बताना है, सत्य कथन बताना है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये जो है गलत हो गया। किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है, पद्मा नहीं, ध्यान रखेंगे, मेघना के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो ये अम्बाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, केवल दो जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे केवल दो सही हो जाएगा, यानी 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत कथनों का चयन करें। केनूला महानदी का सहायक नदी है, केनूला जो है महानदी की क्या है, सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही है, केनूला महानदी की क्या है, सहायक नदी है। दूसरा ऑप्शन यानी इसका जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति मैटूरी बांध से उत्पादित विद्युत से की जाती है, विद्युत से की जाती है, तो असत्य कथन का चयन कर दिया है। तो ये जो है कोलार स्वर्ण क्षेत्र का विद्युत आपूर्ति मैटूरी बांध से दिया है, तो मैटूरी बांध से नहीं, ध्यान रखेंगे मैटूरी बांध से नहीं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे असत्य कथन पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन है, असत्य कथन है, ठीक है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है, और ये क्या है, गलत है। तो असत्य कथन का पहचान कीजिए, तो केवल 1 जो है इसमें असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुंडलोर की दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कावेरी जो है, कावेरी कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, ध्यान रखेंगे कावेरी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो 16 का क्या असत्य कथन का चयन करना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी दूसरा ऑप्शन है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ऑप्शन जो है दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है पश्चिम की ओर बहती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो है केवल 2 असत्य है, पहला क्या है, सही है, दूसरा असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। भवानी एवं कंबानी नदी कृष्णा की सहायक नदी है।
17 दिया है भवानी एवं कंबानी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी द्रोण का 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी गलत है। दोनों ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कि कम भवा जो है कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो कृष्णा की सहायक नदी अगर हम लोग देखते हैं तो कृष्णा की सहायक नदी हम लोग देखते हैं तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो कृष्णा की सहायक नदी है आपको अमरावती। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, तो अमरावती, भवानी और हेमावती और कार्बनी। ध्यान रखेंगे, अमरावती, भवानी, हेमावती और कार्बनी। ठीक है, उसके बाद दिया है कि गोदावरी द्रोण का 50% हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो 50% हिस्सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को जाता है गोदावरी का 50% हिस्सा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी इसका ऑप्शन जो है डी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। देश में नदी सफाई कार्यक्रम 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ ही आरंभ हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट इसका देखते हैं ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी नहीं है, ठीक ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वुलर झील जो है सबसे मीठे पानी का झील है। वुलर झील जो है सबसे मीठे पानी का झील है। तीसरा ऑप्शन है वुलर झील भारत का दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो दूसरी नहीं, पहली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह पहली है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गया, इसमें से गलत हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। प्रश्न का लेवल थोड़ा हार्ड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। एशिया में मानसूनी जलवायु दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, तो असत्य कथन दिया है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। दूसरा है तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा सितंबर महीना में होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा जो है सितंबर महीना में दिया है, तो सितंबर में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अक्टूबर और नवंबर में होता है, अक्टूबर और नवंबर में होता है। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं, तो पहला दिया है अक्षांश, तो ये बिल्कुल सही है। देशांतर बिल्कुल सही है, अक्षांश, देशांतर। उसके बाद ऊंचाई, ये भी सही है। वायु दाब, ये भी सही है, वायु दाब यानी 1 2 3, ठीक है, और 4 भी वायु दाब भी हो गया, और देशांतर दिया है। ठीक है, और महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराएं ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो देशांतर दिया है, तो देशांतर जो है ये टाइम जोन है। ठीक है, टाइम जोन है, तो ये आपका जो है नहीं होगा। बाकी अक्षांश, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, वायु दाब, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 3 4 और 5, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथनों पर विचार करें। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। वायुमंडल की सघनता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सत्य कथन पर चयन करें, तो
वायुमंडल की सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो तापमान यहाँ पे बढ़ नहीं जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के ऊंचाई, अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। तो ये बिल्कुल आपको सही हो गया है, यानी केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। ध्यान रखेंगे, ऊंचाई की ओर, ऊंचाई पर जब वायुमंडल की ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता जो है कम हो जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कम हो जाती है और वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान क्या हो जाता है, तापमान जो है बढ़ जाता दिया है, तो यहाँ पे घट जाता होगा। तापमान बढ़ नहीं जाता है, तापमान घट जाता है। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें। भारत का तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, लगभग कितना है, 300 मीटर दिया है, लगभग 300 मीटर दिया है। ठीक है, 22 का, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाद में देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। विश्व की अधिकतर मरुस्थलीय उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित उपमहाद्वीपों के पूर्व किनारों पर स्थित है, तो ये भी गलत है। यानी 1, 2 दोनों ऑप्शन जो है क्या है, गलत है, ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। आइए इसका सही जान लेते हैं क्या होगा। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है, तो हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर है। ध्यान रखेंगे, हिमालय की औसत 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। जहां अधिकतम ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो ध्यान रखेंगे 30 मीटर हो जाएगा, 300 नहीं 30 मीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथनों पर विचार करें। 23 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। तो कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन दिया है, भारत दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। तो व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होती है। तो दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होता है। भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर और जनवरी क्या होता है, सबसे ठंडे महीना होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है और पहला जो है सही है, पहला सही है। भारत उत्तर पूर्वी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे दक्षिण पूर्वी दिया है, तो भारत की उत्तर पूर्वी हो जाएगा। उत्तर और पूर्वी जो है व्यापारिक पवने कहलाती है। उत्तर पूर्वी जो है व्यापारिक पवने वाला क्षेत्र में स्थित है और ये पवने जो है उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध है उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। तो शीत ऋतु देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं प्रवाहित होती है। असत्य कथन का चयन कर दिया है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है प्रवाहित होती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, ये पवनें अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो समुद्र से स्थल की ओर नहीं बहती हैं, उत्तरी ध्रुव से बहती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से बहती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है केवल क्या हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा 24 का। ठीक है, 24 का
आपको सॉरी थोड़ा सा देख लें इसको एक बार और। इसका जो है 2 सही हो जाएगा, 24 का जो है 2 सही होगा। ये पौने अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो असत्य कथन पूछा है, तो इसलिए इसका कौन सा असत्य है, तो ये है। और ये तो बिल्कुल सही है, हमने बताया ये बिल्कुल सही है, ये असत्य है। तो इसका केवल जो है 2 असत्य है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शीत ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 25 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें हैं। इसको देखिए, उत्तरी मैदानों में पश्चिम में उत्तर पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह्य विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर से उत्पन्न होती है। सत्य कथन चुनना है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, शीतकाल में उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा का स्थानीय तौर पर महावाट कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, शीतकाल में उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा का स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है, तो महावाट कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 सही है, इसमें जो है केवल 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कथनों पर विचार करें, 26 का कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कोई कथन सही नहीं है, ध्यान रखेंगे कोई कथन सही नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। 27 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति है। तो फल और बागान क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है। तो प्राकृतिक वनस्पति है, उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं, असत्य पूछा है, तो ये सिर्फ जो है असत्य है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। और ये जो है फल और बागान जो है मनुष्य की सहायता से पैदा होता है, तो इसलिए ये कथन सिर्फ जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इसका देखते हैं, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। यानी ये तो गलत हो गया, क्योंकि मनुष्य के द्वारा फल और बागान उत्पन्न किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है, वो कौन कौन सा था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोवा वन। तो ये 5 प्रकार की जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो इसमें जो है असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, पहला वाला असत्य हो जाएगा। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति नहीं होता है, क्योंकि ये मानव द्वारा जो है मानव के सहयोग द्वारा ये बनाया जाता है, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगा। तो इसमें जो है असत्य कथन यानी केवल 1 असत्य हो जाएगा, केवल 1 असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न विशेषता किस प्रकार के वनस्पति की है, निम्न विशेषता किस प्रकार की वनस्पति की है। तो इसमें क्या निम्न व्यवस्था किस प्रकार की वनस्पति की है, तो यहाँ वृक्ष झाड़ियों में लताएं उगती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखें, कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है दिया है आकाशीय एवं इफोरबिया उष्णकटिबंधीय वर्षावन वनस्पति का उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है क्योडा एवं एंगेर के वृक्ष पर्वतीय वन का उदाहरण है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कोई जो है इसका असत्य नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सत्य का चयन करें तो इसमें कोई सही नहीं, यानी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करें। अर्जुन, ठीक है, तो अर्जुन का आपका क्या हो जाएगा, औषधि है पादप, कान के दर्द का इलाज होता है, अर्जुन पादप है। ठीक है, ये जो है कान के दर्द का इलाज होता है। कचनार, कचनार जो है आपका अल्सर रोगों का इलाज करता है। बबूल, बबूल, तो बबूल जो है आपको आँखों की फुंसी के इलाज में काम आता है। स्पर्गंधा,
इस पर गंधा रक्तचाप का निदान होता है, रक्तचाप का निदान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन जीवमंडल निचय का की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में नहीं की गई है? ठीक है, नहीं की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, केवल 2, 4 और 5 में नहीं की गई, केवल 2, 4 और 5 में नहीं की गई है। ठीक है, विश्व की जीवमंडल निचय में नहीं की गई है, तो 2, 4 और 5 में नहीं की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। 32 नंबर क्वेश्चन है। तो असत्य कथन चुनना है, तो असत्य जो है ये वाला दूसरा असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, पहला देख लेते हैं जो सत्य है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, तो बहुत ही ये बढ़िया है। ठीक है, घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है, ये सत्य कथन, और ये क्या है, असत्य कथन है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। 33 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है सत्य कथन बताना है, तो इसमें जो है केवल 2 सत्य कथन है, यानी केवल 2 सत्य कथन है। जामुन के पके हुए फल से बना सिरका का प्रयोग वायुसारी एवं मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है, तो ये सिर्फ सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। 34 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें और कथन सही है, तो इसमें जो है कथन पे विचार करना है। पहला दिया है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, भी सही है। 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाए जाते हैं, तो अधिक ऊंचाई वाले भाग में कौन सा घास पाए जाते हैं, तो लीचन घास पाए जाते हैं, यानी चारों ऑप्शन क्या है, सही है, चारों ऑप्शन सही है, सब तो सभी चारों सही है, सभी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथनों पर विचार करें। 35 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें, और इसमें जो है क्या चुनना है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुनना है, सत्य कथन क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है सभी कथन जो है गलत है, इसका सभी कथन क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो है सभी कथन गलत है। क्या दिया है देख ले, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% थी, तो 16.5% नहीं थी, ध्यान रखेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी, 17.5% हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लें, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 18% हिस्सा निवास करते हैं, तो कुल जनसंख्या का 18% हिस्सा निवास करते हैं, सिर्फ किस में दिया है, तो उत्तर प्रदेश में, तो 18% नहीं होगा, 16% हिस्सा जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, 16% हिस्सा निवास करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन देख लें, सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल 74,429 लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो सिक्किम की आबादी केवल जो है 8 लाख दिया है, तो 8 लाख नहीं हो करके 6 लाख, ठीक है, 6 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल जो है, लक्षद्वीप में 74,000 दिया है, तो 64,000 हो जाएगा, ठीक है, 64,429, 64,429। तो बहुत बारीकी और डीप क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें सभी कथन जो है गलत हो जाएगा, ये आपका 16 नहीं, ये हो जाएगा कितना, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, 17.5%। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल कितना है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16% हो जाएगी, और यहाँ पे 6 लाख दिया है, 8 लाख दिया है, तो ये 6 लाख हो जाएगा। यहाँ 74,000 दिया है, तो ये 64,000 हो जाएगा, 64,429, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का
चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है। असम, ठीक है, तो बहुत अधिक बोल रहा है, जनसंख्या अधिक है। असम में अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्य का जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या घटाकर सापेक्षा वृद्धि निकाला जाता है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें जो है आपको गलत है, यानी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें। जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु आपसी संयोजन का प्रभाव है, ठीक है, तो असत्य कथन इसमें चुनना है, तो ये तो बिल्कुल असत्य है, ठीक है। दूसरा है, भारत की जनसंख्या 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। तो ये कथन जो है क्या है, सत्य है, ये कथन सत्य है। यानी भारत की जनसंख्या 1951 में कितना थी, 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में कितना हो गई, तो 2011 में ध्यान रखेंगे 12,100 लाख हो गई थी। तो पहला वाला कथन जो है असत्य है, तो केवल ये इसमें सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कोई कथन जो है सत्य नहीं है, यानी इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर में क्या असत्य कथन का चयन कर दिया है, असत्य कथन का चयन करने के लिए दिया है, तो ये जो है इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, तो ऑप्शन इसका देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें पूछा है, सत्य कथन का चयन करें, तो इसका हो जाएगा कोई सत्य कथन नहीं, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, तो 41 से में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य जो है पहला हो जाएगा, पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा सत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें, तो इसका जो है सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, गलत मिलान चुनें। सहायक नदी और मुख्य नदी दिया है, सहायक नदी और मुख्य नदी, गलत मिलान चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका मूसी नदी कावेरी नदी दिया है, ठीक है, मूसी नदी जो है कावेरी नदी दिया है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और उसके बाद ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन गलत है। मजारा नदी कावेरी की सहायक नदी है, तो मजारा नदी, ठीक है, मजारा नदी जो है, मजारा नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है। मजारा नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। मूसी नदी यहाँ पे दिया है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, मजारा नदी गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 3। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करें। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, ठीक है, तो ये जो है क्या है, असत्य। गंगा का मैदान का विस्तार सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, तो ये क्या है, असत्य कथन है, ये क्या है, असत्य कथन है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो इसमें जो है असत्य कथन, तो असत्य केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, 45 नंबर। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो केवल 2 सही है,
प्रायद्वीप पठार या गेंडवन भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था। तो इसमें सिर्फ ये सही है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। तो इसमें जो है दोनों जो है असत्य कथन है, दोनों क्या है असत्य कथन, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें 47 नंबर। तो 47 नंबर का असत्य कथन चुनना है। तो केवल 2 जो है असत्य है, केवल 2 असत्य है, यानी केवल 2 हो जाएगा। जो सत्य है उसको देख लेते हैं। लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है, लैटिन शब्द एगर का अर्थ क्या होता है, मृदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें और सत्य कथन है, सत्य कथन तो केवल 1 सत्य लेखन है, तो यानी केवल ए सही हो जाएगा। जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग से है, तो सिर्फ ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है कहाँ में, तो लद्दाख में। ध्यान रखेंगे तिब्बत मानसरोवर झील से निकल के भारत में प्रवेश करती है लद्दाख में, और लेह जो है लद्दाख की राजधानी लेह जो है इसके तट पे स्थित है, लेह जो है इसके तट पे स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस पे अवस्थित है, तो ये कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है कावेरी नदी पे शिव समुद्रम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी शिव समुद्रम से जो है कोलर स्वर्ण, जो कर्नाटक में कोलर स्वर्ण को विद्युत प्रदान किया जाता है इसी शिव समुद्रम जलप्रपात से, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है उस वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो अक्षत वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षत वनस्पति। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 52 का क्या देखना है, सत्य कथन क्या होगा, तो इसमें जो है 3 और 5 इसमें जो है सत्य हो जाएगा। इन वनों के प्रमुख वृक्ष रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, अबुनुस आदि हैं। कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है। तो 3 और 5 इसका सही हो जाएगा, यानी केवल ये कथन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हिमालय क्षेत्र से नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का सही क्रम कौन सी हो जाएगी, तो नीचे से ऊपर जाने के क्रम में हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। पहले पर्णपाती वन, उसके बाद अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास लाइकेन। नेक्स्ट देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें जो है कोई कथन इसका सही नहीं है, न तो 1 न तो डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो सही है उसी को हम लोग पढ़ते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप अगर इसको विस्तार से देखना चाहेंगे तो इसको रोक के देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें हैं, तो 55 का क्या पूछा है, कौन कथन सत्य है, तो कौन कथन सत्य है, तो इसका 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, सत्य है। हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाई जाती हैं। एक सींग वाले गेंडा पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रण एवं थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, यानी 1, 2, 3 इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं, 56 नंबर। तो ये जो है आपको जैव संसाधन है, जैव संसाधन। नेक्स्ट है जैव संसाधन, 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, तो मिलान करना है। तो आइए देखते हैं इसको
संसाधनों का वर्गीकरण और एक वर्गीकरण की विधि है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पे हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पे हो जाएगा आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर पर हो जाएगा आपको संभवित संसाधन और संचित कोष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो है केवल 1 जो है सही है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था 1992 में। तो ये बिल्कुल सही है, यानी केवल 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका, ठीक है, तो इसमें जो है काली मृदा को रेंगूर भी कहा जाता है, काली मृदा को रेंगूर भी कहा जाता है। ये कथन आपको सिर्फ सही है। ये कथन जो है सिर्फ केवल उपयुक्त में से कितने कथन असत्य है? तो केवल 2 जो है असत्य कथन पूछा है। उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो असत्य नहीं, वो सत्य है, ठीक है, लेकिन बाकी सब जो है गलत है, तो इसीलिए असत्य दिया है। तो केवल असत्य, 1 मिनट, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला दे दिया है। तो मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो काली मृदा को रेंगूर भी कहा जाता है, और इसमें क्या दिया है? उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये सत्य है सिर्फ। क्या है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना कन्फ्यूज़न वाला है।